सो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे गॉस लॉ क्या होता है। एज इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फ्लक्स एंड ऑल। अभी हमको गॉस लॉ समझना है, गॉस का लॉ है क्या, ठीक है। सो लेट्स रीड इट आउट। एज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मूवमेंट को हम गॉस लॉ से डिटरमाइन करते हैं। सो लेट अस कंसिडर अ टोटल फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच एनक्लोजेज अ पॉइंट चार्ज। देखो राइट साइड में आपके डायग्राम बना हुआ है, एक स्फीयर है जिसका कि रेडियस आर है एंड इट इज़ कवरिंग अ चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू, जो कि बीचों बीच रखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर पे स्फीयर के रखा हुआ है। सो डिवाइड द स्फीयर इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। हम जो है इस स्फीयर को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से कि एक एरिया एलिमेंट आपको डेल्टा एस करके दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। राइट साइड आप बिल्कुल यहाँ पर एकदम अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर दैट, सो हम कह सकते हैं एज शोन इन दिस फिगर द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज़ गिवन बाय, जैसा कि आपको पता ही है, जो कि हमने सीखा है पिछले मॉड्यूल में, है ना, पिछले क्लास में। इट इज़ व्हाट, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो और डॉट फिर डेल्टा एस, ठीक है। तो क्यू, अब इसका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो हमें पता ही ना, सिंपल वाला वही 1/4πε0 Q/r², तो वही लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आर कैप लग गया है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज़ व्हाट, आर कैप। आर कैप क्यों, क्योंकि आर कैप इज़ रिप्रेजेंटिंग द, जो कि सेंटर से लेकर के बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड स्फीयर के बाउंड्री होते हुए निकल रहा है जो डायरेक्शन, आर कैप। इट इज़ अ यूनिट वेक्टर फॉर आपका रेडियस, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस तरीके से, है ना, यहाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल इस तरीके से निकला बाहर। तो ये तो आर कैप हो गया। फिर डॉट डेल्टा एस, अब डेल्टा एस का एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो भी उसी के अलॉन्ग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो भी एरिया एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं वो उसका एरिया एलिमेंट का नॉर्मली बिल्कुल आउटवर्ड एक 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक वेक्टर निकलता है, वही एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एस का जो एन कैप एक डायरेक्शन शो करेगा एरिया का, वो उसी डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो वेक्टर बने, एक तो ई हो गया, एक तो डेल्टा एस का वेक्टर हो गया आपका। सो वेयर वी हैव यूज्ड कूलम्स लॉ, ऑब्वियसली कूलम्स लॉ को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया ड्यू टू सिंगल चार्ज क्यू। अब यहाँ पे द यूनिट वेक्टर आर कैप इज़ अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर, भाई रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग है ये, और फ्रॉम द सेंटर टू द एरिया एलिमेंट, भाई सेंटर से लेके एरिया एलिमेंट की तरफ ये पॉइंट कर रहा है आपका ये पोजीशन वेक्टर। नाउ since the normal to the sphere at every point is along the radius vector at that point, the area element delta s and r cap have the same direction। देखो r cap के पास और डेल्टा s के पास सेम डायरेक्शन है, आपको दिख रहा होगा, है ना, इट इज़ दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन होता है और डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या लेंगे भाई, डॉट प्रोडक्ट को हम अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में चेंज करें तो कॉस थीटा आ जाता है, और थीटा तो ज़ीरो है अगर दोनों के बीच कुछ नहीं है तो। इज़ इट क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इट इज़ सेइंग। सो यहाँ पे जब दोनों के बीच का एंगल जीरो है तो कॉस जीरो इज़ 1, तो सिंपली हमारा जो मैग्नीट्यूड फ्लक्स का बन जाएगा वो ये बन जाएगा, देखो ये आपको दिख रहा होगा, है ना। नाउ सो सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज़ 1, यहाँ पे ये कह रहा है ना यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे ये आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है, यूनिट मतलब ही हम 1 मानते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना, कोई भी वेक्टर अगर आर कैप वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो उसका खुद का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का जो कि मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और उसका आर का कैप, तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इस तरह के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो आर कैप की जगह पे, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलो उसको हटाते हैं और आगे डिस्कशन अपना बढ़ाते हैं। चलो, द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द फ्लक्स थ्रू ऑल द एरिया एलिमेंट्स। अब ये तो हमने एक एरिया एलिमेंट की बात कर ली, डेल्टा एस, इस तरह से कई सारे एरिया एलिमेंट बनेंगे आपके पूरे स्फीयर में, तो हर जो भी आपका एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स हमारा निकल के आएगा उसका हम सम कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसमें क्या समेशन लगा रखा है, देखो समेशन लगा दिया है ना यहाँ पे, समेशन ऑफ क्यू अपॉन 4πε0r² डेल्टा एस। भाई सबके थ्रू उतना ही आएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि किस तरीके से मैंने बताया था निकलती, चार्ज क्यू है अगर पॉजिटिव तो ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। मतलब अगर हम एक स्फीयर में कैद कर लें तो जो भी लाइंस निकल रही होगी वो स्फीयर के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी, ठीक है। आपके तरफ भी निकल के आ रही होगी 3D में, इमेजिन करो आप। इज़ इट क्लियर? तो ये वाला बात तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे। ना अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि आपका द टोटल फ्लक्स ऑफ द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड, ये तो क्लियर हो गया आपको। चलो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं अपने यहाँ पे। नाउ सिंस ईच एरिया एलिमेंट ऑफ द स्फीयर इज़ एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, बाउंड्री जो है स्फीयर की वो तो सबकी आर डिस्टेंस पे ही है ना, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, रेडियस के डिस्टेंस पे ही होती है बाउंड्री, है ना। एक एरिया एलिमेंट और सेंटर के बीच में आर जो डिस्टेंस होगा वो तो सब में ही होगा ना, सारे ही, कोई भी एरिया एलिमेंट कहीं भी हम कंसिडर करेंगे तो डिस्टेंस तो सेंटर से लेके एरिया एलिमेंट तक की आर ही आएगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर जो कि कंसिडर किया गया है ना। तो उसके थ्रू तो हम क्या कह सकते हैं, देखो कुछ तो हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होंगी, जैसे क्यू भी सेम है, 4πε0 भी कांस्टेंट ही है और आर भी यहाँ पे कांस्टेंट ही आ रहा है, तो क्यू अपॉन 4πr², दिस विल बी द कांस्टेंट। तो ये वाली पार्ट पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका जो समेशन वाला पार्ट आएगा वो डेल्टा एस पे लगेगा, क्योंकि एरिया एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो ये डेल्टा एस एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे सबका समेशन देखो यहाँ पे ले रखा है, समेशन ऑफ ऑल द डेल्टा एस जो कि हमने कंसिडर किए होंगे उस स्फीयर में, सबका समेशन इज इक्वल टू दिस। अब सबका समेशन क्या होगा, बेसिकली कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यही तो होगा। आपको याद है क्लास 10th में आपने पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो कि फुल स्फीयर का होता था 4πr², याद होगा आपको। द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, भाई एक ही बात होती है, ठीक है। तो स्फीयर में एक ही बात होती है, बट सिलेंडर में अलग हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के केस में अलग हो जाता है। हाँ, स्फीयर के केस में तो भाई टोटल भी वही है, कर्व भी वही है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाता है 4πr²। तो एस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4πr² लिख सकते हैं ना भाई। टोटल सम ऑफ ऑल द एरिया एलिमेंट अगर मिला देंगे तो पूरा का पूरा स्फीयर ही तो बन जाएगा। जैसे कि मान लो ये एक बड़ा स्फीयर था, हमने इसका छोटा सा पार्ट ऐसे लेके यहाँ बाहर निकाल लिया, इसी तरीके से कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स बिल्कुल हम इसमें से निकाल लेंगे, मतलब इतना छोटे छोटे पार्ट निकालेंगे पूरा स्फीयर ही ख़त्म हो जाए। तो ये सारे छोटे पार्ट को हम दोबारा जब मिला के ऐड अप कर देंगे तो वापस से तो स्फीयर बन जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया की। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ से हमने यही चीज़ सीखा। तो ये जो S है इसको हम लिख सकते हैं 4πr² से, ठीक है। इस क्वांटिटी से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा फ्लक्स का, दैट विल बिकम, देखो Q अपॉन 4πε0r तो था ही, r² तो था ही, साथ में मल्टीप्लाई बाय 4πr², ये रेडियस ऑफ द स्फीयर का पूरा मतलब टोटल सरफेस एरिया लिख दिया। तो देखो 4πr² यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फ्लक्स बचा वो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ Q अपॉन ε0। तो यहाँ से गॉस लॉ का लगा करके आप नया एक फॉर्मूला निकल गया फ्लक्स का, दैट इज़ चार्ज एंक्लोज्ड, मतलब चार्ज जो एंक्लोज था अंदर अपॉन में ε0, और ε0 क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ इसको हटाते हैं और आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वेशन 1.30 इज़ द सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ द जनरल रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉल्ड गॉस लॉ। इसी को हम बोलते हैं बेटा गॉस लॉ, ठीक है। वी स्टेट गॉस लॉ विदाउट प्रूफ, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/ε। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कैसे Q/ε आया, ठीक है। अभी आपको पता चल गया ये चीज़। तो Q क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे Q है जो कि टोटल, Q एक टोटल चार्ज है जो कि आपके जो सरफेस S है, सरफेस एरिया, उसने एंक्लोज किया हुआ है, उसको पूरी तरीके से बांध के रखा है, कवर किया हुआ है उस चार्ज को, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था ना ऊपर आपने देखा था भाई, Q अंदर था और उसके अराउंड क्या था, बड़ा सा स्फीयर था जो कि इसको पूरा का पूरा कवर कर रहा था। इज इट क्लियर? चलो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो द लॉ इम्प्लाइज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो इफ़ नो चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस। अगर कोई चार्ज अंदर नहीं हुआ
तो ऑब्वियसली बात है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स भाई, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू ही जीरो है, क्यू है ही नहीं मतलब ज़ीरो, तो मतलब आपका जो फ्लक्स है वो भी ज़ीरो होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, फ्लक्स तो तभी आएगा ना जब चार्ज होगा वहाँ पे, फ्लक्स जब चार्ज ही नहीं होगा तो फ्लक्स तो आएगा ही नहीं। सो हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एंड वी आर कंसिडरिंग अ क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस। अब यहाँ पे फिगर नंबर 1.26 इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात में कह रहा है यहाँ पे अब हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया, पहले स्फीयर लिया था, अब की बार सिलेंड्रिकल ले लिया। अब हमको क्या करना होगा, देखो स्फीयर में जब हम देख रहे थे तो हर एरिया एलिमेंट पे जो है हमको रेडियली आउटवर्ड मिल रहा था बिल्कुल चार्ज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट एक यूनिफॉर्म लगी हुई है, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, मान लो इस तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसी के अंदर एक सिलेंडर ऐसे कंसिडर कर रखा है जो कि ये ऊपर बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ ना बना करके ऊपर ही समझाता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा क्लियर होगा। अब जो है क्या कह रहा है, विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो सिलेंडर की एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, देखो दोनों एरो भाई, ये एक्सिस है जो लाइन है ये वाली, जो ये वाली लाइन है आपकी क्या है भाई, जो आपकी यहाँ पे ये वाली लाइन है ये एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, वही चीज़ यहाँ बता रहा है आपको। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, सो हम क्या कह सकते हैं, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी, भाई तीनों सरफेस को हम, तीनों सरफेस के थ्रू जो भी हमारा फ्लक्स आ रहा होगा उसको ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास तीन सरफेस यहाँ पे मिल रहे। देखो स्फीयर में कई सारे सरफेस थे, यहाँ पे तीन है, एक तो कर्व सरफेस दिख रहा है नंबर 3 वाला जो सरफेस है सिलेंडर का, और दो सरफेस एक लेफ़्ट की तरफ है सर्कल का और एक राइट की तरफ है सर्कल का, ये भी सर्कल वो भी सर्कल, ठीक है। तो सरफेस नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल के ऐड अप कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका फेस 1 का जो फ्लक्स है और फेस 2 में जो फ्लक्स आएगा, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपका जो एरिया वेक्टर निकल के आएगा फेस 1 और फेस 2 का, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो ये फेस 2 है, ठीक है, ये फेस 2 के लिए बना रहा हूँ, इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल इधर की तरफ नॉर्मली आउटवर्ड निकल के आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारा याद करो फॉर्मूला क्या होता था, ई डॉट डेल्टा एस। अब ये डॉट है, इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ यहाँ पे 0 डिग्री, तो ई इंटू डेल्टा एस बिकम्स द फ्लक्स, है ना भाई, थीटा 0 डिग्री है ना, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और आपका डेल्टा एस वेक्टर ये है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, एन कैप। डेल्टा एस का जो डायरेक्शन होता है वो एन कैप में, यानी कि यूनिट वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना एंगल बेटा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा अभी जो फर्स्ट वाला सरफेस है उसका रेडियली इधर निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, हमारा एंगल हो गया 180 का डिग्री, 180 डिग्री एंगल हो गया ना। तो इसके केस में हमारा ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डेल्टा एस, मतलब ई डेल्टा एस माइनस ई इंटू डेल्टा एस, डॉट तो हट ही जाएगा ना, कॉस 180 ये हो जाएगा बेटा, समझ में आ रही है बात। तो इन सबको हटाते हैं, इतना डिस्कशन हमने कर लिया ऑलरेडी। चलो तो यहीं से इसके आगे का डिस्कशन और करते हैं। तो अब हमको तीनों, ये दोनों सरफेस का तो हमने फ्लक्स देख लिया, नॉन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है दोनों का, बट अब ये जो थर्ड वाला सरफेस है भाई, इसका अगर हम निकालेंगे वेक्टर, तो थर्ड वाला सरफेस मान लो ऐसे है, ठीक है, छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लो भाई, इसका तो रेडियली इस तरीके से निकलेगा ना बाहर, रेडियली आउटवर्ड, या फिर कहीं भी ऐसे निकाल लो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर की तरफ है, आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये सरफेस एन कैप का हो रहा है 3 के लिए, है कर्व सरफेस के लिए, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है और कॉस 90 हमारा 0 होता है, इस वजह से जो फ्लक्स है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस सरफेस में। तो सरफेस नंबर 3 का तो 0 ही बना दे रहा है फ्लक्स, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं, इसको छोड़ ही देते हम। तो हमारे पास क्या बचा, एक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 और फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 बचा, तो दोनों को ले लेते हैं। अब देखो तो सरफेस 3 के थ्रू जो फ्लक्स है यानी कि φ3 0, अब φ1 और φ2 ही बचा हमारे पास। तो यहाँ पे आइए देखते हैं φ1 और φ2 के लिए आगे क्या है। तो फर्दर द आउटवर्ड नॉर्मल टू द 2 इज अलोंग ई, वाइल द आउटवर्ड नॉर्मल टू द 1 इज अपोजिट टू ई, यानी कि हमने अभी देखा। तो φ1 विल बिकम माइनस ई इंटू S1,
है ना, S1 अगर उसका सरफेस ले रहा है तो, और phi2 बिकम्स प्लस E इंटू S2, है ना, यही हमने निकाला। अब अगर S1 और S2 बराबर होंगे तो भाई S1 और S2 S लिख दो आप, ठीक है। तब जब हम phi1 और phi2 करेंगे, तब हम जब phi1 प्लस phi2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, ES और प्लस माइनस ES। टोटल क्या हो गया, देखो ये 0 आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया इसमें, 0 आ गया बेटा, ठीक है। आगे इसको रीड करो आप इस चीज़ को, कैसे आया 0 ये वो मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया, ठीक है। वेयर कैपिटल एस द एरिया ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दस द टोटल फ्लक्स इज 0 एज एक्सपेक्टेड बाय द गॉस लॉ। दस whenever you will find the net electric flux through a closed surface is 0, we conclude that the total charge contained in the closed surface is always 0। तो closed surface के अंदर जो total charge आएगा वो हमेशा ही हमेशा कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं गॉस लॉ के, कुछ बहुत सारे मतलब 6 पॉइंट्स हैं, उनको याद रखना होगा, आपको समझना होगा। द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस लॉ इज इक्वेशन नंबर 1.31, ठीक है, दैट इज phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो नाउ इंक्लूड्स द इट इज दैट इट इज ट्रू in general and not only for the simple cases we have considered above. Let us note some important points regarding this law. First point is Gauss's law is true for any closed surface no matter what will be the shape of the surface या फिर किस भी साइज़ का हो, ठीक है। तो गॉस लॉ सब पे ट्रू बैठेगा, चाहे जिस भी शेप और साइज़ का आपका सिस्टम हो, जो क्लोज सिस्टम आपका है, या फिर जो सरफेस आप एज्यूम करेंगे। इसमें हम लोग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या फिर आगे भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। द टर्म स्मॉल q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ, जो q अपॉन एप्सिलॉन है ना, phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो q है बेटा, राइट साइड में जो q होता है, इट इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो सरफेस आपने एज्यूम किया होगा, ये जो q है वो उसमें एनक्लोज्ड होना चाहिए, और ये सारे चार्जेस का ओवरऑल सम होता है, जो कि उस आपके जो भी आपने सरफेस को एज्यूम किया है जिसको इस चार्ज को एनक्लोज कर रहा होगा, ठीक है। तो द चार्जेस में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, यानी कि मान लो ये सरफेस है, चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो बस इस सरफेस के अंदर है ना, तो इन तीनों का सम ये वाला चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ में आ गई बात? तो यही चीज़ यहाँ समझा रहा था आपको, ठीक है। तो द चार्जेस में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, in the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि सरफेस हमको वो कंसिडर करना पड़ता है जिसके कि कुछ चार्ज अंदर होता है, कुछ चार्ज बाहर होता है। उस केस में द इलेक्ट्रिक फील्ड हुज फ्लक्स अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड, एक्चुअली में जो लेफ्ट साइड में फ्लक्स है इक्वेशन नंबर 1.31 के हिसाब से, यानी कि phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट में जो Q है, ठीक है, इन द सिचुएशन व्हेन द ऐसी होती है द इलेक्ट्रिक फील्ड हुज फ्लक्स अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि भाई E डॉट डेल्टा एस भी तो लिख सकते हैं ना इसी को हम, तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है E डॉट डेल्टा एस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों ही फ्लक्स है, दोनों को हमने रिलेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, ठीक है, हुज फ्लक्स अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 13 इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हो, ये आउटसाइड वाले चार्ज और इनसाइड वाले चार्ज दोनों के सम होता है, ठीक है, दोनों की वजह से ये होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखोगे आप, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द ऑल द चार्ज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द एस, जो भी सरफेस आपने कंसिडर किया होगा। सो द टर्म स्मॉल q ऑन द राइट साइड है, जो यहाँ पे है राइट साइड में जो q है ऑफ द गॉस लॉ, हाउएवर रिप्रेजेंट ओनली द टोटल चार्ज इनसाइड द एस। तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये कौन सा चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस आपने कंसिडर किया होगा उसके अंदर का, मान लो ये वाला चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, जो बाहर है उस चार्ज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये। बट ये जो फील्ड है E, ये इसके और इसके दोनों के वजह से ही जो फील्ड होगी ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछता है, बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ भी होते हैं। खैर जो भी कन्फ्यूजन थे मैंने क्लियर कर दिया, अभी जब आप क्वेश्चन वगैरह करोगे सॉल्व तो वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपलर एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग्स। नाउ अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं। चलो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है,
फोर्थ पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट का क्या है, द सरफेस वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, द सरफेस, हाँ कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ, द सरफेस वी चूज़ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज़ कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, यानी कि जो सरफेस हम चूज़ करते हैं गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए उस सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, जैसे नीचे यहाँ क्यूबॉइड दिख रहा है आपको, तो ये गॉसियन सरफेस है। चलो, यू मे चूज़ एनी गॉसियन सरफेस, आप किसी भी शेप और साइज़ का गॉसियन सरफेस यूज़ कर सकते हो फॉर अप्लाइंग द गॉस लॉ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि टेक केयर नॉट टू लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, यानी कि गॉसियन सरफेस किसी चार्ज को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सरफेस पे ऐसे नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस इज़ नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द एनी चार्ज। ठीक है, सो एज यू गो क्लोज टू द चार्ज द फील्ड ग्रोज विदाउट एनी बाउंड, तो जैसे जैसे चार्ज के पास जाते वैसे वैसे आपका फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, वो तो पता ही है। However, the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution, तो बेसिकली कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक एप्लीकेशन है। सो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपका, गॉस लॉ इज़ ऑफन यूजफुल टूवर्ड्स अ मच ईजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही ईजी तरीका है गॉसियन सरफेस, फिर गॉस लॉ। व्हेन द सिस्टम हैज़ सेम सिमेट्री, सम सिमेट्री, दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ द सुटेबल गॉसियन सरफेस। देखो, सुटेबल गॉसियन सरफेस लोगे तो आपको ऐसा लेना जिसमें कि सिमेट्री हो सिस्टम में, तो बहुत ही ईजी हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस आप ही चूज़ करोगे, स्फीयर चूज़ कर लोगे तो उसका इवन होता है, सिमेट्री भी होती है उसमें, तो ईजी पड़ जाता है कैलकुलेशन। नाउ फाइनली द लास्ट पॉइंट इज गॉस लॉ इज़ बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस, ठीक है, कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। तो एनी वायलेशन ऑफ द गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि अगर आपका गॉस लॉ कहीं नहीं अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ भी नहीं फॉलो होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे, तो इसको भी हम देखते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन दिस फिगर आर ई एक्स, तीन कंपोनेंट है, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों कंपोनेंट यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, ई वाई और ई जेड तो जीरो कह रहा है, यहाँ पे जीरो है, बट जो ई एक्स है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग जो है वो दिया हुआ है ए अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर 1/2। चलो, ये तो मैग्नीट्यूड दे रखा है, इन विच अल्फ़ा की वैल्यू भी हमको दे रखी है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है भैया, हमको कैलकुलेट क्या करना है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब और द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ओरिजिन है। चलो मैं यहाँ पे अब आपका, ये हमारा ओरिजिन है, ओ ओरिजिन से लेके ये जो क्यूब रखा है ये ए की डिस्टेंस पे रखा है, क्यूब की खुद की जो लेंथ है वो भी ए है। अब क्यूब है तो सारी साइड लेंथ ए होगी। अब ओरिजिन से ये ए की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो बना हुआ है। चलो, अब यहाँ पर बेटा हमको जो है फ्लक्स निकालना है, तो हम ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस का निकालेंगे, बाकी सब सरफेस का नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं, देख लो आप। ठीक है बेटा, तो इसलिए बाकी सारे सरफेस को छोड़ करके हम सिर्फ और सिर्फ सामने और पीछे वाले फेस का निकालेंगे जो एक्स के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। दोनों फेस, एक नेगेटिव एक्स की तरफ फेस कर रहा है, एक पॉजिटिव एक्स की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, तो अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, चलो, तो बाकी सारे तो परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो सारे ज़ीरो हो गए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस रीज़न लिख देना है वहाँ पे। फिर अब इसमें का देखते हैं। नाउ मान लो हम राइट वाले फाई को, मतलब जो राइट साइड का आपका फ्लक्स है उसको हम आर मान रहे हैं। ठीक, फाई आर इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, अच्छा, अब ई का डायरेक्शन किधर की तरफ है ज़रा ये बताओ। ई का डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है ना भाई, राइट साइड की तो तरफ है। यहाँ क्या कह रहा है, ठीक, ई का डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, और डेल्टा एस भी आपने जो चूज़ किया है वो भी राइट साइड की तरफ जा रहा है। देखो, ई भी इधर की साइड है और आपका ये भी इधर की साइड है, तो क्या हो गया यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया।
तो सिंपली ई इंटू डेल्टा एस लिख दोगे आप। ठीक है, ये तो आपका राइट साइड का फ्लक्स आ गया। अभी लेफ्ट साइड का फ्लक्स कैसे निकलेगा? अब राइट साइड का आ गया, इसको हटा देते हैं। हटो भाई आप। चलो, अभी लेफ़्ट साइड का फ्लक्स निकालने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? देखो, सोचना ये पड़ेगा कि उसके लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ़्ट साइड पे लग रही होगी वो कैसे है भाई? गिवन तो अल्फ़ा x की पावर 1/2 है, लेकिन यहाँ पे जो x है वो आपको देखना पड़ेगा कि ओरिजिन से लेकर के उस जो सरफेस पे आपको निकालना है फ्लक्स, वो सरफेस कितनी दूरी पे है ओरिजिन से, वही x डिटरमाइन कर रहा है आपका। तो अब की बार x जो है a की दूरी पे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ओरिजिन से लेके इस क्यूब का जो पहला फेस दिख रहा है हमको, ये वाला फेस, वहाँ तक की दूरी क्या है? a। तो x कहेगा यहाँ पे a हो जाएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 800 समथिंग है ना, तो बस। और a की वैल्यू जो है वो 0.1 दे रखी है यहाँ पे, तो उसको रख के एक हमारी कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। ये तो लेफ़्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में कितना होगा वो कैसे निकलेगा भाई? उसके लिए भी जनरलाइज एक इक्वेशन दिया है, अल्फ़ा x की पावर 1/2। अब यहाँ पे x राइट के लिए राइट वाला सरफेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? अब वो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक a था, और यहाँ से लेके एक और नीचे a, एक और क्यूब की जो लेंथ है वो भी तो ऐड हो जाएगी इसमें, तो 2a हो गया। तो यहाँ पे जो राइट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अल्फ़ा इंटू 2a की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी सारी वैल्यूज़ रख दोगे तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपका फ्लक्स आ गया। ठीक है बेटा, अब जब फ्लक्स आ जाएगा आपका तो आप क्या करोगे भाई? फ्लक्स को ऐड कर दोगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस यही था क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपके बुक में ऑलरेडी है ही, और आप खुद से करोगे कैलकुलेशन तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। आज कैलकुलेशन से अगर नहीं भागोगे तो कल को एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन में। अगर आज कैलकुलेशन से बहुत भागोगे दूर तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी, और फिर एट द मोमेंट फिर कैलकुलेशन में जो ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई होते हैं वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने बता दिया आपको। ये तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एज्यूम, अच्छा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपको इसमें ही कि आपको निकालना है चार्ज कितना है, बी वाला पार्ट है ना। तो भाई जब फ्लक्स निकल आएगा तो Q/ε0 से चार्ज नहीं निकाल लोगे, ये वाला निकाल लोगे, ये वाला भी। जब ये निकल गया टोटल फ्लक्स तो ये भी निकल आएगा भाई। ε0 तो कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 8.85 समथिंग, तो बुक में दी होगी आपको, नहीं तो क्वेश्चन में तो दी ही होगी। ठीक है, बोर्ड में गिवन होता है। चलो ठीक है।